हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह कैसा सर्वनाम है। तो देखिए, वह स्वयं के लिए प्रयोग किया गया है। किसके लिए? स्वयं के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए इसमें निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। छह कौन कौन से होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद 2 और होते हैं। एक होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, और अगला होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है। और सर्वनाम कितने होते हैं? तो सर्वनाम होते हैं 11। कितने होते हैं? 11। आगे चलें। जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जा रहा हो, तब उसे क्या कहा जाता है? तब उसे क्या कहा जाता है? परिपत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिपत्र या सर्कुलर भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कुलर, सर्कुलर। ठीक है। परिपत्र या सर्कुलर कहा जाता है। आगे चलें। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो देखिए, आदिकाल को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा है। क्या कहा है? बीज वपन काल। ठीक है। चारण काल किसने कहा है? तो चारण काल कहा है राम कुमार वर्मा ने। किसने? राम कुमार वर्मा ने। राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या कहा है? चारण काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा है। और वीर काल किसने कहा है? तो वीर काल यह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। किसने? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा है। ठीक है। और रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। क्या कहा है? वीर गाथा काल। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा है? वीर गाथा काल कहा है। और मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा है। क्या कहा है? आरंभिक काल। ठीक है। आरंभिक काल किसने कहा है? तो आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। ठीक है। और राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सामंत काल कहा, सिद्ध सामंत काल कहा है। क्या कहा है? सिद्ध सामंत काल। ठीक है। आगे चलें। दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा नहीं है? तो देखिए, जनता, पानी, आकाश, इसके अलावा सोना, चांदी, घी, तेल, पेट्रोल, ये सब चीजें हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। ठीक है। लेकिन हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। हस्ताक्षर किस में प्रयोग किया जाता है? तो बहुवचन में। हस्ताक्षर के अलावा प्राण, यह भी बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद समाचार,
समाचार, बाल, समाचार, बाल, लोग, प्रजा, लोग, प्रजा, आंसू, आंसू, ये सब चीजें यह हमेशा बहुवचन में प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे चलें। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता? तो देखिए, जीव के भाग के आधार पर स्वरों को 3 भाग में विभाजित किया गया है। देखिए, ये जीव है, ये जिह्वा है। तो जीव के भाग के आधार पर स्वरों को 3 भाग में विभाजित किया गया है। अग्रस्वर, ठीक है, ये अग्रस्वर होता है। फिर उसके बाद मध्य स्वर होता है। फिर उसके बाद पश्च स्वर होता है। ठीक है, लेकिन विवृत स्वर नहीं होता है। ठीक है, और अग्र स्वर में कौन कौन आते हैं? तो अग्र स्वर में आता है छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए, ये अग्र स्वर में आता है। ठीक है, मध्य स्वर में कौन सा आता है? तो मध्य स्वर में सिर्फ अ आता है। ठीक है, पश्च स्वर में क्या आता है? तो पश्च स्वर में आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ आता है। ठीक है, अग्र स्वर में क्या क्या आता है? तो अग्र स्वर में छोटी बड़ी ई, ए आता है। मध्य स्वर में केवल अ आता है। पश्च स्वर में आ आता है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ आता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है? तो कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है? तो ये आंख। कौन सी? आंख। आंख ऐसे लिखी जाती है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे चलें। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध विकल्प छांटिए। तो दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध विकल्प कौन सा है? तो देखिए, महीना ऐसे ही लिखा जाता है, पूजनीय ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन व्यंग्य ऐसे नहीं लिखा जाता है। व्यंग कैसे लिखा जाता है? तो व्यंग्य ऐसे लिखा जाता है, व्यंग। तो आपका अशुद्ध कौन सा हुआ? सी। ठीक है, आगे चलें। स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? तो स्वार्थ में स्व प्लस अर्थ क्या हो जाएगा? स्वार्थ। स्वार्थ में स्व प्लस अर्थ होता है और ये दीर्घ संधि है। क्या है? दीर्घ संधि। आगे चलें। पावन का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा होगा? पावन का संधि विच्छेद, देखिए, आपको मैंने कल के वीडियो में बताया था, अयादि संधि में ए का अय होता है, अय का क्या होता है? आय होता है, आय हो जाता है। ओ का क्या होता है? ओ का अव होता है। ठीक है, औ का क्या हो जाता है? तो औ का हो जाता है आव, अयादि संधि में। ठीक है, तो यहां क्या है? पावन। तो यहां आव है। क्या है? आव है। तो आव कौन किसके साथ होता है? औ के साथ। तो पो प्लस अन, पावन। और ओ का अव होता है, तो ओ का अव होता है तो पो प्लस अन क्या हो जाएगा? ये पवन। ये अव हो जाएगा, पवन। पो प्लस अन पवन और पौ प्लस अन पावन। ठीक है, आगे चलें। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द का समास कौन सा होगा? यानी आजीवन का समास पूछ रहा है, तो आजीवन में अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा? अव्ययी भाव। ठीक है, आगे चलें। निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? तो देखिए, कर्मधारय समास यह विशेषण और विशेष्य से मिलकर बनता है। किससे? विशेषण और विशेष्य से मिलकर बनता है कर्मधारय समास। तो विशेषण और विशेष्य इनमें से कौन सा है?
तो नील गगन। ठीक है, यह विशेषण और विशेष्य से मिलकर बना है, तो कर्मधारय समास किसमें है? तो नील गगन में। ठीक है, त्रिफला में कौन सा समास है? तो त्रिफला में द्विगु समास है, द्विगु समास है। कौन सा? द्विगु। पतझड़ में कौन सा समास होता है? तो पतझड़ में बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा? बहुब्रीहि समास होता है पतझड़ में। गांव और शहर में कौन सा समास है? तो इसमें द्वंद्व समास है। कौन सा? द्वंद्व समास। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे चलें। सम उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सम उपसर्ग से बना शब्द सन्मुख है। क्या है? सम्मुख। आगे चलें। परा उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, परा उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, एक शब्द होता है जय, इसके आगे यदि हम परा लगा दें, परा उपसर्ग लगा दें, तो क्या हो जाएगा? पराजय। यानी ये जय, जय का ठीक उल्टा हो गया पराजय। तो परा शब्द का क्या अर्थ होता है? उल्टा। क्या होता है? उल्टा। आगे चलें। कृदंत शब्द यानी कृत प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए, कृत प्रत्यय क्रिया से बना हुआ प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाता है। तो इसमें से क्रिया कौन सी है? खेलना। तो खेलना से क्या बना है? खिलाड़ी बना है। ठीक है, तो ये कृत प्रत्यय का उदाहरण है। आगे चलें। निम्नलिखित में से आंख का तत्सम रूप कौन सा है? तो आंख का तत्सम क्या है? अक्षि। क्या होता है? अक्षि। आगे चलें। विसर्ग का प्रयोग निम्न शब्दों में से नहीं होता। तो विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता? तो तत्भव शब्दों में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता, बाकी इन दोनों में होता है। आगे चलें। चौथा का तत्सम क्या है? तो चौथा का तत्सम यह चतुर्थ होता है। क्या होता है? चतुर्थ। निम्नलिखित में से धूम्र का तत्भव कौन सा होता है? निम्नलिखित में से धूम्र का तत्भव कौन सा है? तो धूम्र का तत्भव धुआं होता है। क्या होता है? धुआं। ठीक है, जुआ एक तत्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? तो ध्युत। क्या होता है? ध्युत। जुआ का तत्सम क्या होता है? द्युत। भौरा का तत्सम क्या होता है? भौरा का तत्सम भ्रमर होता है। क्या होता है? भ्रमर। मक्खी का तत्सम मक्षिका। क्या होता है? मक्षिका। ठीक है, आगे चलें। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3। ये 3 कौन कौन से हैं? तो एक होता है रूढ़, एक होता है रूढ़, दूसरा योग रूढ़, योग रूढ़, और तीसरा होता है यौगिक। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 3, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। आगे चलें। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। तो देखिए, स्वतंत्रता कौन सी संज्ञा है? स्वतंत्रता भाववाचक संज्ञा है। कैसी? भाववाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। आप अंदर आकर बैठिए, इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो ये आप है। क्या है? आप। ठीक है, आगे चलें। क्रिया चुनिए, इनमें से क्रिया सेलेक्ट करना है। मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है। तो मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है, तो सीखती क्या हो गया? क्रिया। सीखती है क्या हो गया? क्रिया हो गया। आगे चलें। आहा, आप आ गए। वाक्य में आहा शब्द क्या है? तो आहा क्या होता है? ये अव्यय है। क्या है? अव्यय। आगे चलें।
सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है? तो अव्यय का भेद पूछ रहा है, तो इसमें संबंध बोधक अव्यय है। कौन सा अव्यय है? तो संबंध बोधक। आगे चलें। कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? तो अनीक का पर्यायवाची क्या है? सेना। क्या है? सेना। अर्जुन का पर्यायवाची क्या होता है? तो अर्जुन का पर्यायवाची क्या होता है इनमें से? धनंजय। धनंजय अर्जुन का पर्यायवाची होता है। पार्थ होता है, ठीक है। सभ्यसाची होता है, सभ्यसाची होता है, ठीक है। गांडीवधर होता है, गांडीवधर भी होता है, ठीक है। अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है? अग्निहुतासन, पावक, अनल, ठीक है। घोड़ा का पर्यायवाची क्या होता है? तो है तुरंग, है तुरंग, घोटक, वाजी, सैंधव, ठीक है। ये सब घोड़ा का पर्यायवाची होता है। तो अनीक किसका पर्यायवाची होता है? तो सेना का। आगे चलें। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो देखिए, कामदेव का पर्यायवाची शब्द मनोज। कौन सा है? मनोज। मनोज, मार, मनमत, मनमत, रतिपति, मनोज, रतिपति, कंदर्प, कंदर्प, पुष्पधनवा, पुष्पधनवा, ये सब कामदेव का पर्यायवाची होता है, ठीक है। आगे चलें। अग्रज का विलोम शब्द क्या है? अग्रज, अग्रज, अग्रज का विलोम क्या होता है? अनुज। क्या होता है? अनुज। आगे चलें। दीर्घायु का विलोम कौन सा है? तो दीर्घायु का विलोम अल्पायु। क्या होता है? अल्पायु। आगे चलें। इस वर्ष हिंदी साहित्य की कुछ अवरुद्ध रही, रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द चुने। तो इस वर्ष हिंदी साहित्य की प्रगति कुछ अवरुद्ध रही, ठीक है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? बी। आगे चलें। गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक साकार नहीं हुआ। आज तक साकार नहीं हुआ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। आगे चलें। जिसका उपचार न हो सके के लिए एक शब्द है। तो जिसका उपचार न हो सके, ये कौन सा होता, क्या होता है? असाध्य। क्या होता है? असाध्य, ठीक है। किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? तो किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। क्या कहलाता है? जिज्ञासु। अंधेर नगरी का क्या अर्थ है? तो अंधेर नगरी का अर्थ अन्याय की जगह। क्या होता है? अन्याय की जगह, ठीक है। आगे चलें। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ घबरा जाना। क्या है? घबरा जाना। नेक्स्ट। अंधों में काना राजा रेखांकित लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो अंधों में काना राजा क्या होता है? गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। सलमा घर जाती है कैसा वाक्य है? तो यह एक सरल वाक्य है। क्या है? सरल वाक्य।
निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो संयुक्त वाक्य इनमें से क्या है? तो संयुक्त वाक्य उसने खाना खाया और सो गया। उसने खाना खाया और सो गया, यह संयुक्त वाक्य है। ठीक है, आगे चलें। सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। तो सही विकल्प कौन सा है? तुम तुम्हारा काम करो, ये गलत हो गया। तुम तुमका काम, ये भी गलत। तुम तेरा, ये भी गलत। तुम अपना काम करो, ये सही है। ठीक है, तुम अपना काम करो। आगे, राम आम खाता है में वाच्य कौन सा है? राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? तो देखिए, राम आम खाता है, ठीक है। अगर यहां पे मैं सीता कर दूं तो सीता आम खाती है। सीता आम खाती है, यानी क्रिया इसके कर्ता के अनुसार बदल रहा है। राम आम खाता है, सीता आम खाती है, यानी क्रिया कर्ता के हिसाब से बदल रही है। तो यहां पे कर्तृवाच्य है। क्या है? कर्तृवाच्य। ठीक है, आगे चलें। उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? उसने टेढ़ी चाल चली, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यह कर्ता कारक है। क्या है? कर्ता कारक। बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है? तो बिल्ली छत से कूद पड़ी, यानी बिल्ली छत से अलग हो गई, तो यहां अपादान कारक है। क्या है? अपादान कारक। आगे चलें। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बनता है? तो देखिए, प्रत्यय ये शब्द के पीछे लगता है, यानी देखिए भेड़, क्या है? भेड़, इसमें प्रत्यय लग गया आ, तो ये क्या हो गया? भेड़ा। ये पुल्लिंग हो गया। और ये क्या है? ये पहले स्त्रीलिंग था, भेड़। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द इनमें से कौन सा है? तो देखिए, पर्वत, कैसा पर्वत, कैसा मोती, कैसा पत्थर। लेकिन ख्याति, कैसी ख्याति, कैसा ख्याति नहीं होता, कैसी ख्याति। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। मैंने आम खाया है, यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है? तो मैंने आम खाया है मतलब आम खा लिया, तो यह क्या है? भूतकाल है। क्या है? भूतकाल। निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो देखिए, वह नटखट बालक, यहां बालक, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा। तो यह बालक की विशेषता बता रहा है। तो यह क्या है? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, आगे चलें। नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? किसकी वर्तनी शुद्ध है? देखिए, पूज्यनीय नहीं होता, ये पूजनीय होता है। क्या होता है? पूजनीय। ठीक है। अंतर ध्यान नहीं होता, अंतर धान होता है। क्या होता है? अंतर्धान। ठीक है। अहिल्या नहीं होता, ये अहल्या होता है। क्या होता है? अहल्या। ठीक है, तो ये तीनों गलत हो गए। ये द्वारका सही है। ठीक है, द्वारका सही है। द्वारका की वर्तनी शुद्ध है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो यह वैदिक संस्कृत है। कौन सी? वैदिक संस्कृत। आगे चलें। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? तो कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? तो इसमें पंजाबी, पंजाबी प्राचीन भाषा नहीं है। बाकी संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये सब प्राचीन भाषाएं हैं। आगे चलें। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल
एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का हिंदी पर्याय कौन सा होता है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का हिंदी पर्याय प्रशासनिक नियंत्रण है। क्या है? प्रशासनिक नियंत्रण। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके तो उसका अंग्रेजी अनुवाद करते समय वाक्य शुरू करते हैं, किससे शुरू करते हैं? तो एक्सिलरी वर्ब से। किससे? एक्सिलरी वर्ब से। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।